की बात करनी है। संस्कृति का संबंध हमारे भावात्मक जगत से है और रोजगारोन्मुखता का संबंध व्यवहारिक जगत से है। हमारी जो भावात्मकता है वह हृदय से प्रस्फुटित होती है और यह जो हमारी व्यवहारिकता है उसमें बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तमाम लोगों ने ये कोशिश की कि हृदय और बुद्धि का एक सामंजस्य स्थापित करें, लेकिन वे महापुरुष हुए, वे महामानव हुए जीवन में जिन्होंने सफलता के कीर्तिमान, सार्थक सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। ये वही लोग हुए जिन्होंने हृदय और बुद्धि दोनों का समुचित समन्वय किया। और आज जब मैं इस विषय के प्रतिपादन के संबंध में अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि कैसे भाषा को हृदय और बुद्धि दोनों से समझा जाए, बरता जाए और उसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। यह अलग बात है कि आज का यह वक्त राजभाषा हिंदी दिवस की पूर्व संध्या कहा जाएगा, यानी कल हम लोग राजभाषा हिंदी दिवस मनाएंगे। मित्रों, मैं हमेशा हिंदी दिवस को राजभाषा हिंदी दिवस कहना पसंद करता हूँ। उसका कारण यह है कि जिस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार इस देश की 8वीं अनुसूची में आरंभ में 14 और इस समय 22 जो भाषाएं शामिल की गई, वह सब राष्ट्रीय भाषाएं हैं, वो सब नेशनल लैंग्वेज हैं और राष्ट्रीय भाषा के रूप में उनको यह स्थान देकर, यह महत्व देकर संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि ये भाषाएं जिन प्रांतों के अंतर्गत आती हैं उन प्रांतों में ये राजभाषा के रूप में, राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होंगी और वहाँ पर इनका व्यवहार राजभाषा के रूप में किया जाएगा। और इस तरह से मेरी अपेक्षा है कि हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं, उन राज्यों की राजभाषा के रूप में व्यवहृत होती हैं, तो क्यों न उनको भी अपने राज्य की राजभाषा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए। यह अलग बात है कि संघ की राजभाषा के रूप में, केंद्र की राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया, हिंदी के महत्व को स्वीकार किया गया, हिंदी के महत्व को स्वीकार करने के पश्चात ही इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज मैं कुछ बातें इसके हार्दिक महत्व पर करूँगा और कुछ बातें इसके व्यवहारिक प्रदेय पर करूँगा। देखें कि जो भारत की भाषिक स्थिति है वह बहुत अलग है। विश्व में कुल 195 संप्रभुता संपन्न देश गिने जाते हैं और इनमें 7111 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग बोली जाती हैं। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि जैसे भारतीय जनसंख्या विभाग जब भाषाओं की गणना करता है तो वो ये देखता है कि उन्हीं भाषाओं को वह अधिक महत्व देता है जिसके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। अपने देश में आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में आबादी उतनी नहीं है, तो तब भी औसतन एक देश में लगभग 36 भाषाओं का अनुमान किया जा सकता है कि लगभग औसतन एक देश में 36 भाषाएं बोली जा सकती हैं। भारत में कुल 460 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 270 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। और ये जो 270
मातृभाषाएं हैं, उनमें से 123 मातृभाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उनसे प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। ये प्रतिनिधित्व शब्द मैं एक खास अर्थ में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हर भाषा अपने आप में मुकम्मल है, उसका अपना सांस्कृतिक महत्व है, उसका अपना ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब हम थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो 123 मातृभाषाएं हैं वह 22 जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनके माध्यम से प्रतिनिधित्व पा जाती है। इसके साथ 147 ऐसी मातृभाषाएं बचती हैं जो उस रूप में प्रतिनिधित्व नहीं पाती, और इस तरह से कुल 121 भाषाओं में 99 ऐसी भाषाएं हैं जो किसी भी तरह से 8वीं अनुसूची में उनके क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व होता हुआ नहीं दिखता। कहने का आशय ये है कि भारत की जो भाषिक स्थिति है वो बहुत अलग है, बहुत ही विविधतापूर्ण है। अब इसमें हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदी 56 मातृभाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है, यानी हिंदी उस अंचल का प्रतिनिधित्व करती है, उन 10 राज्यों में फैली हुई जो मातृभाषाएं हैं, 56 मातृभाषाएं हैं, उनका वह अकेले प्रतिनिधित्व करती है। और इस तरह से हिंदी का जो स्थान है वह दुनिया की भाषा में भी और भारत के अर्थ में भी बहुत बड़ा है। दुनिया की यह सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। मैं फर्स्ट लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी का स्थान तीसरे या चौथे क्रम में आता है, लेकिन दुनिया भर में जो दूसरी भाषा के रूप में व्यवहृत होती है उसमें पहला स्थान अंग्रेजी का है और दूसरा स्थान हिंदी का है। तो यह दुनिया के स्तर पर भी हिंदी बोली जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पर भी एक बहुत बड़ी भाषा है। तो स्वाभाविक है कि इस भाषा के कुछ ऐसे गुण और ऐसा ऐतिहासिक योगदान होगा जिसके कारण संविधान निर्माताओं ने इसे एक महती भूमिका प्रदान की। जैसा मैंने कहा था कि मेरे व्याख्यान का पहला जो अंश है वह सांस्कृतिक एकता के संदर्भ में है और दूसरा रोजगारोन्मुखता, और दोनों ही अर्थों में हिंदी कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उस पर मैं अपनी समझ आप सबसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि संस्कृत इस देश की एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा रही है। एक ऐसी भाषा जिसके सूत्र में समस्त आर्यावर्त, जिसे आप कह लीजिए, अखंड भारत कह लीजिए, या आज का हमारा जो वर्तमान भारत है वह इसके सूत्र में बंधा हुआ है। पूरे भारत के सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने, पूरे भारत की ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखने की जो महती भूमिका है वह संस्कृत ने निभाई है। संस्कृत ने जो यह भूमिका निभाई उसका एक पूरा हजारों साल का हमारा इतिहास है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा आज उस रूप से पूरे देश में व्यवहार में नहीं इस्तेमाल होती। बहुत कम संख्या में लोग और बहुत ही सीमित कार्यों में, यहाँ तक कि अब केवल वह सिमटकर कुछ धार्मिक कर्मकांडों की भाषा बनकर रह गई है, जबकि एक दौर का भारत का ज्ञान विज्ञान जिस भाषा में
संग्रहित हुआ वह संस्कृत है। कहते हैं कि जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं वही संस्कृति हैं। संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी गई, कही गई, उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। कई बार जब हम कोई अजीब बर्ताव करते हैं, कोई गलत बर्ताव करते हैं, या कभी किसी बालक को हम देखते हैं कि वह कुछ विपरीत आचरण कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसको संस्कृति की शिक्षा नहीं दी गई है, इसको संस्कार नहीं दिए गए हैं। तो संस्कार और संस्कृति की शिक्षा का आशय ये हुआ कि जो हजारों वर्षों की मनुष्य की जय यात्रा में जो श्रेष्ठतम हमने अर्जित किया है, उस अर्जित से जन जन को परिचित कराना, और इस जन जन को परिचित कराने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वह भाषा की भूमिका होती है, क्योंकि भाषा ही हमारे व्यवहार जीवन व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम है। चूंकि भाषा सबसे बड़ा माध्यम है, तो संस्कृत ने एक समय इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया, और अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है, और इस आगे बढ़े हुए समय में कुछ एक ऐसी भाषाओं के बारे में हमें विचार करना होगा जो संस्कृत की जिम्मेदारी का वहन करे, और केवल संस्कृत की जिम्मेदारी का वहन न करे, संस्कृत के साथ ही हमारे देश में हमेशा जो दूसरी धाराएं बहती रही हैं, जिसको हम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कहते हैं। ध्यान दीजिए कि भाषा वैज्ञानिक रूप से भी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की अपनी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इन भाषाओं में बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा सुरक्षित है। और यह जो सुरक्षित ज्ञान परंपरा जो चली आई, जो परंपरित ज्ञान आया, वह सब एक भाषा में अगर कहीं पर लाया जा सकता है, और जिसे इस पूरी परंपरा की उत्तराधिकारिणी भाषा बनाई जा सकती है, तो वह भाषा कोई और नहीं, वह हिंदी ही हो सकती है। ये बात मैं अपनी समझ से तो कह ही रहा हूँ, लेकिन अनेक विद्वानों ने, अनेक मनीषियों ने, चिंतकों ने इस बात को कहा है कि जो हजारों वर्ष की हमारी जो परंपराएं हैं, उससे कम विच्छिन्न हो, जो हमारी नूतन परिस्थिति का सामना अधिक से अधिक मुस्तैदी से कर सकती हो, संस्कृत न होकर भी संस्कृत सी हो, और साथ ही जो प्रत्येक नए विचार को, प्रत्येक नई भावना को अपना लेने में एकदम हिचकिचाती न हो, जो प्राचीन परंपरा की उत्तराधिकारिणी भी हो और नवीन चिंता की वाहिका भी हो, वह हिंदी है। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक अपनी प्रसिद्ध चिंतनात्मक कृति में व्यक्त किया है, जिसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री भारत देश के, उन्होंने लिखी, और उसमें भी उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो संस्कृत भाषा थी, यह वो भाषा है जिसने दक्षिण और उत्तर, जिसको मोटे तौर पर कई बार विवादास्पद रूप में भी आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति जैसे शब्द किसी समय में दिए गए, उन दोनों को जोड़ने, उनकी एकता में बड़ी भूमिका थी। संस्कृत में जितना प्रदेय उत्तर का है, उससे कम प्रदेय दक्षिण का नहीं है। तो ऐसे में संस्कृत को जो भूमिका हजारों वर्षों से मिली हुई थी, वह भूमिका आज़ादी की लड़ाई के दौर में जिस एक भाषा ने स्वीकार किया, अंगीकार किया, वह भाषा हिंदी है। इसलिए मैं हिंदी को कभी भी एक भाषा के रूप में विचार करने की हिमायत नहीं करता। मैं हिंदी को एक
भारतीय भाषाओं की उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में, जन भाषाओं की उत्तराधिकारिणी भाषा के रूप में मैं हिंदी को एक भाषा परंपरा के उत्तराधिकारी के रूप में ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। उसका एक कारण यह भी है कि हिंदी प्रश्न की भाषा है। इसने उन सवालों को मुखरित किया है जो इस भारत देश में समय समय पर जो प्रचंड मेधाएं अवतरित हुई, जिन्होंने यहाँ पर जीवन जिया, भौतिक जीवन जिया, उन्होंने जो बातें कहीं, उन बातों की भाषा जो थी उसका यह एक तरह से उत्तराधिकार ग्रहण करती है। आप देखें कि एक तरफ यह संस्कृत से जुड़ती है तो दूसरी तरफ यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली से जुड़ती है, महावीर जैन के उपदेशों की भाषा, जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत से जुड़ती है, और प्राकृत के अपभ्रंश रूपों से ही तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। तो ये जो महापुरुष हुए, इन सब ने यथास्थितिवाद से अपना सवाल खड़ा किया है, उससे टकराए हैं, और टकराने के लिए उन्होंने एक जन की भाषा को, जो उस समय उस रूप में बड़े सिंहासन या सम्मान की अधिकारिणी नहीं थी, लेकिन जन जन में बोली जाने वाली भाषा थी, उस भाषा को अपनाया था, पाली प्राकृत। और उसी तरह से हिंदी भी आप देखें कि एक भाषा के रूप में इन सभी के उत्तराधिकार को समेटती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो आप देखें कि वे कहाँ से हजार वर्षों के इतिहास की शुरुआत करते हुए वह पूरी जो भारत की जो अपभ्रंश से आई हुई जो ज्ञान परंपरा है, पाली और प्राकृत के झरने से, ज्ञान के झरने से निःसृत होते हुए जो अपभ्रंश तक आई, उस अपभ्रंश से यह हिंदी निर्मित हुई है। तो पहली बात यह कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह संस्कृति और संस्कृत और इसके साथ जो भिन्न परंपराएं रही, जो दूसरी परंपरा रही, यानी पाली और प्राकृत की परंपरा रही, उसका तो प्रतिनिधित्व करती ही करती है। इसके साथ जो मध्यकाल में ईरानी, अरबी, फारसी की जो ज्ञान परंपरा थी, उसको भी इसने आत्मसात किया है। तो आप देखें कि इस देश की भावात्मक एकता, इस देश की सांस्कृतिक एकता को जो भाषा अभिव्यक्त कर सकती है, जो उसका निर्वहन कर सकती है, वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। एक बात और गौर करें कि यह भाषा किसकी है और किन लोगों ने इसे भाषा के रूप में व्यवहृत किया। हम सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका इस देश के संतों की रही है, जिनको हम मोटा मोटी मध्यकाल का समय कहते हैं। मध्यकाल के समय में 8वीं, 10वीं, 12वीं शताब्दी के बाद से इस देश का जो भावात्मक मानस निर्मित हुआ है, उसके निर्माण में संतों की बड़ी भूमिका रही है। वे चाहे कबीर हों, बनारस से जो लौ लगा रहे थे, महाराष्ट्र से नामदेव हों, पंजाब से नानक हों, गुजरात से नरसी, राजस्थान से मीरा, बंगाल से चैतन्य, शंकर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, चोखा मेला, बहिनाबाई आदि जो अनेक संत हुए, इन संतों ने इस देश के लिए एक संवाद की भाषा निर्मित की थी। महागुरु गोरखनाथ, जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव कच्छ में है, कहते हैं कि साक्षात शिव ने जिस पंथ की स्थापना की थी, वह पहला पंथ कच्छ में स्थापित हुआ था।
और गोरखनाथ को जो अखिल भारतीय यानी आज के भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अखंड भारतीय महत्व मिला, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस भाषा की थी जिस भाषा में उन्होंने लोगों से संवाद किया था, जिसे आचार्य शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा था। और ये जो सधुक्कड़ी भाषा है वह कबीर की भाषा भी थी, वह नानक की भाषा भी थी, वो नामदेव की भाषा भी थी। और वो तमाम संतों ने इस बात का अनुभव किया कि अगर उनको अपने विचार जन जन तक पहुंचाने हैं और इस पूरे भारत के भौगोलिक दायरे को अपने विचारों से आप्लावित करना है, अपने विचारों अपने दर्शन से उन्हें लाभान्वित करना है, तो उनको एक भाषा चुननी होगी। और निश्चित रूप से वह भाषा हिंदी हो सकती थी, जो उस समय सधुक्कड़ी कही गई। आप देखें कि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी कहते हैं कि कबीर की भाषा क्या है, तो वो सधुक्कड़ी भाषा है। साथ ही आप देखें कि जो अन्य संत हुए, तो कोई अवधी में, कोई ब्रज में, कोई पुरानी जूनी गुजराती में, तो कोई राजस्थानी में। आप देखें कि पूरे देश को भाषा के स्तर पर जोड़ करके और उसमें भी प्रमुखता से तत्कालीन हिंदी को स्वीकारना और व्यवहार में लाना, यह एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़े मन का यह प्रदेय है। ये बहुत संकुचित मन में ये बातें नहीं आ सकती थी, ये बहुत खुले हृदय से यह बातें आई और संतों के हृदय से ज़्यादा विशाल और किसका हृदय हो सकता है। आप आगे देखें कि यह सैनिकों की भाषा रही और यह व्यवसायियों की भाषा रही। ध्यान दीजिए, ये मैं उन व्यवसायियों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको आज कारपोरेट कहा जाता है, और मैं उनकी बात भी नहीं कह रहा हूँ जो व्यापारी बनकर आए और इस देश के शासक बन गए और लगभग 250 वर्ष तक हम उनकी गुलामी की जकड़न में जकड़े रहे। मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं और उन छोटे छोटे व्यापारों से इस देश को एक समय उन्होंने सोने की चिड़िया बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये हमारे जो किसान, ये जो हमारे मजदूर, ये जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी, इन सब की बदौलत, हर एक भारतवासी की बदौलत यह देश कभी बहुत संपन्न रहा। और यही कारण रहा कि आक्रांताओं ने हमें हमेशा निशाना बनाया। तो आप देखें कि एक भाषा जो संतों की भाषा भी है, जो सैनिकों की भाषा भी है, जो व्यापारियों की भाषा भी है, और इन सब के मिले जुले प्रदेश से, मिले जुले योगदान से यह जो भाषा निर्मित हुई है, इस भाषा के महत्व को हम भी समझ रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने भी समझा। यही कारण है कि हिंदी क्षेत्र से ज़्यादा अहिंदी क्षेत्र के लोगों ने हिंदी को अपना समर्थन दिया, उन्होंने उसे अपना मत हिंदी के प्रति व्यक्त किया। आप देखें कि हिंदी की एक भूमिका और भी है कि यह नवजागरण की भाषा है। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने भारत में नवजागरण का आरंभ बंगाल से किया और बंगाल महाराष्ट्र से होते हुए वह पूरे देश भर में फैल गया। आप सोचें कि राजा राम मोहन राय भी बंगदूत का जब अंक निकालते थे तो उसमें बांग्ला के साथ, फारसी के साथ, अंग्रेजी के साथ उन्होंने हिंदी, हिंदुस्तानी तत्कालीन भाषा को भी स्थान दिया था। इस गुजरात की धरती से स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने पूरे देश में आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से एक नए जागरण का आरंभ किया। और वे संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी, आप ध्यान दीजिए कि संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने इस बात को समझा कि संस्कृत की जो भूमिका एक समय थी, आज उस भूमिका का निर्वाह हिंदी कर सकती है। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का निर्णय लिया और वह जो ग्रंथ अशेष कीर्ति अर्जित कर सका, उसके पीछे भी उसका हिंदी में होना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके साथ हम आज़ादी के लड़ाई के आंदोलन की ओर चलते हैं। हमें कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मना रहे हैं। यह जो अमृत महोत्सव पर्व मनाने का सौभाग्य जिनके बलिदानों से संभव हुआ, उन्होंने किस भाषा को चुना था, इस पर भी विचार करना चाहिए। हमारे देश के स्वाधीनता आंदोलन की भाषा भी हिंदी थी। हिंदी ही वह भाषा थी जिसने गांधी, सुभाष, नेहरू, तिलक, पटेल, आज़ाद, अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह आदि अनेक क्रांतिकारियों को एक सूत्र में उनके बीच संवाद को संभव बनाने में महती भूमिका निभाई थी। यह हिंदी का योगदान ही था कि वह आज़ादी की लड़ाई की एक प्रमुख भाषा, हमारे सारे नारों की भाषा पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ने जिन नारों को दिया, जिन नारों को सुनकर लोग नारे लगाते हुए हुजूम के हुजूम देश की आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए, अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए उन्होंने अपने को बर्बर अंग्रेज़ों की लाठियों, गोलियों, तोपों के आगे बिछा दिया, वे सब जिस भाषा से प्रेरित हुए थे वह भाषा और कोई नहीं, हिंदी थी। और इस तरह से हिंदी इस देश की सांस्कृतिक एकता, भावात्मक एकता, भाषिक एकता की भाषा हो सकती है। यह कुछ बातें मैंने इस संदर्भ में रखने की कोशिश की कि मुझे लगा कि इस पे गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि कैसे हिंदी इस देश के सांस्कृतिक एकता में संस्कृत के बाद बड़ी भूमिका निभा सकती है। आज संस्कृत को भी महत्व देने की थोड़ी कोशिश हो रही है। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि वह कोशिश हो, लेकिन वह हिंदी की बिना पर, हिंदी की शर्त पर नहीं। हाँ, हिंदी में ही अगर कुछ, चूँकि बहुत ज़्यादा संस्कृत से वह जुड़ाव रखती है, तो संक्षेप में कुछ चीज़ें संस्कृत व्याकरण की या संस्कृत साहित्य की अगर हिंदी में ही समाहित करके हम लोग हिंदी को आगे बढ़ाएं तो अखिल भारतीय स्वीकार्यता उसकी और बढ़ सकती है। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर, और वह है इसकी व्यवहारिकता। व्यवहारिकता यानी रोजगारोन्मुखता। ये भारत जैसे देश में जहाँ पर एक बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी के लिए उसे रोजगार प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, और रोजगार और शिक्षा का ऐसा संबंध हमारे यहाँ जुड़ गया है कि हर कोई यही सवाल करता है कि हिंदी पढ़कर आपको क्या हासिल होगा। और बड़ा अजीब है कि ये सवाल केवल हिंदी पढ़ने वालों से और हिंदी पढ़ाने वालों से ही पूछा जाता है, जबकि अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी पूरे देश भर में है, और वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ये कह सके, यहाँ तक कि आईआईटी और जो बड़े प्रबंधन के संस्थान हैं उनमें से निकला हुआ हर व्यक्ति ये कह सके कि वह अपने इच्छा और अपनी योग्यता के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ रोजगार वह अर्जित कर चुका है। ऐसा नहीं है। फिर भी ये अपेक्षा हिंदी से व्यक्त की जाती है कि हिंदी पढ़कर क्या होगा, हिंदी में रोजगार कैसे मिलेगा, और एक तरह से यह चिंता कई बार अरण्यरोदन बन जाती है और हिंदी पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक विषय के रूप में और ख़ास करके आर्ट्स, जिसको हम लोग कला संकाय कहते हैं, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस कहते हैं, उनमें जो तमाम विषय हैं उन विषयों में हिंदी की जो रोजगार परखता है, हिंदी की जो रोजगारोन्मुखता है, वह किसी भी विषय से कम नहीं है।
मेरा निजी अनुभव है कि मैंने ये पाया है कि हिंदी के विद्यार्थी जो तुलनात्मक रूप से, मैं तुलनात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो तुलनात्मक रूप से वह कमज़ोर स्थितियों से होते हैं। इस कारण से उनको बहुत कम एक्सपोज़र मिला होता है, बावजूद इसके वे ज़्यादा सफल हैं और बारोजगार हैं। बेरोजगार नहीं, बारोजगार हैं, यानी उन्हें रोजगार हासिल हुए हैं। फिर भी हमें अपने विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि हिंदी कैसे आज दुनिया में, केवल भारत में नहीं, दुनिया में रोजगार की भाषा बन चुकी है, रोजगार की भाषा बन चुकी है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अनेक देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? चीन के ही 12 से 15 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? स्वाभाविक है कि उसका कोई आर्थिक महत्व होगा। आज जिसको हम सूचना क्रांति कहते हैं, जिसको हम सूचना का विस्फोट कहते हैं, आप देखें कि पूरी दुनिया में जो चौथी क्रांति हुई है, उस चौथी क्रांति में, या जो डिजिटल रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है, इसमें भाषा के रूप में सबसे आगे कौन सी भाषा है? ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वह सबसे बड़ी भाषा हिंदी ही तो है, जो लगभग 60 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जो भाषा 60 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती हो और लगभग 80-90 करोड़ लोगों द्वारा समझी जाती हो, कोई भी व्यापार करने वाला, कोई भी व्यवसायी उस भाषा से अलग कैसे हो सकता है? इधर के वर्षों में एक बात जो मेरे जहन में आई और मैंने उस पर थोड़ा सा विचार किया, तो मैंने पाया कि एक तरह से इस समय भाषा उद्योग जैसा एक पद विकसित हुआ है, लैंग्वेज इंडस्ट्री, भाषा उद्योग। और आप देखेंगे कि आरंभ में यूरोप अमेरिका में भाषा उद्योग को केवल ट्रांसलेशन से जोड़ा गया था, केवल अनुवाद से, इंटरप्रिटेशन से जोड़ा गया था। लेकिन मैं इसे केवल अनुवाद और इंटरप्रिटेशन से नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो भाषा में व्यक्त होती हैं, जो भाषा जिनके व्यवहार का महत्वपूर्ण आधार है, और वह एक तरह से भाषा उद्योग के अंतर्गत आएगा। और उस भाषा उद्योग में सबसे बड़ी बढ़त जिसे हासिल है वह हिंदी भाषा है। आज टीचिंग एंड रिसर्च को किनारे भी कर दें, मैं किनारे कह रहा हूँ, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रोजगार टीचिंग में ही हिंदी के विद्यार्थियों को मिलता रहा है। एक बात और भी कहूँगा, जो मैं अपनी बात को कहने के पूर्व में कहना चाहता हूँ, वो ये कि हम लोगों को एक और विचार करना होगा कि हम लोग जो हिंदी के अध्यापक हैं, जो विश्वविद्यालयों के विभाग में हिंदी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग अपने पाठ्यक्रमों पर पुनर्विचार करें। क्या हमारे पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? क्या हम अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, एक दौर था जब हम हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, फिर एक दौर आया जब हमने राजभाषा के तौर पर जो हिंदी को भूमिका मिली, उसके निर्वहन के लिए सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों में राजभाषा अधिकारी, अनुवादक, लिपिक आदि के तौर पर हमने अपने पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया कि हम ऐसे लोगों को तैयार कर सके जो इन भूमिकाओं का निर्वहन कर सके। लेकिन आज हमें विचार करना है कि हम आज जो पाठ्यक्रम दे रहे हैं, क्या वो आज की ज़रूरतों के अनुरूप है? जिन रोजगार की संभावनाओं और दिशाओं की ओर मैं संकेत करने जा रहा हूँ, उन दिशाओं की ओर, उन क्षेत्रों में जाने के लिए क्या हम अपने विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या हमारा पाठ्यक्रम उन्हें इस रूप में प्रशिक्षित, प्रेरित कर रहा है? और हम स्वयं कितने प्रशिक्षण को तैयार हैं कि हम इस प्रशिक्षण
को लेकर के अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करें। तो जैसा मैंने कहा कि हम विज्ञापनों की बात कर लेते हैं, वह भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। विज्ञापन उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है और विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। टीवी, रेडियो से लेकर के आप गेम खेल रहे हैं, बच्चे जो गेम खेल रहे हैं उस गेम में भी विज्ञापन है, और उस विज्ञापन और यहाँ तक कि गेम की भाषा भी अब अंग्रेजी नहीं रही, वह भारतीय भाषाएं बन रही है और उसमें भी हिंदी का दायरा सबसे ज़्यादा है। तो मतलब वो जो बच्चों, जिसको हम कहते हैं बच्चों का खेल है, उस बच्चों के खेल की भाषा भी हिंदी है। विज्ञापनों की भाषा, वो दौर गया जब विज्ञापन अंग्रेजी में बनते थे और उनका हिंदी में अनुवाद हुआ करता था। आज विज्ञापन मुख्य रूप से हिंदी में बनने लगे हैं और हिंदी में बनने वाले विज्ञापन हिंदी चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं और दूसरी भाषाओं में भी वो डब हो रहे हैं, उनका अनुवाद हो रहा है। तो यह जो क्षेत्र है विज्ञापन का क्षेत्र, आप टीवी पर 1 घंटे बैठ करके आप अखबार निकाल कर देख लें, आप आउटडोर विज्ञापन देख लें, आप सोशल मीडिया के विज्ञापन देख लें, आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा विज्ञापनों की भाषा कौन सी है। क्या हम अपने विद्यार्थियों को उन विज्ञापनों की भाषा में के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? क्या हम अपने विद्यार्थियों को उन विज्ञापनों के निर्माण में जो भाषा कौशल की आवश्यकता है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे कुछ प्रयोग या ऐसे कुछ प्रावधान या ऐसी कुछ प्रविष्टियां जोड़ी गई हैं जिनके माध्यम से हम अपने बच्चों को बता सकें कि विज्ञापन में बहुत बड़ा कैरियर है। वह कैरियर क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, कॉपीराइटर के रूप में, कॉपी एडिटर के रूप में, मीडिया प्लानर के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में, एडिटर के रूप में, एडवर्टाइजिंग एंड एडिटोरियल फोटोग्राफर के रूप में, प्रूफ रीडर, कंटेंट डेवलपर, ऐसे तमाम भूमिकाएं हैं जो विज्ञापन की दुनिया में, विज्ञापन उद्योग में हिंदी की ज़रूरत, हिंदी के लोगों की ज़रूरत। मैं बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूं और मुझे ये पता है कि अक्सर लोग जो जब मुझसे संवाद करते और उनको पता चलता कि मैं हिंदी का अध्यापक हूं तो वो छूटते ही कहते कि अच्छे जो हिंदी के प्रोफेशनल्स हैं वो हमको नहीं मिलते। हम विज्ञापन या दूसरे जो अनुवाद करने के लिए लोगों को तलाश रहे हैं तो वो लोग हमको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हमें उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करनी होगी। और रोजगार के क्षेत्र में विज्ञापन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रोजगार के लिए, और वहाँ पर कैसे हमारे लोग अपनी जगह बना सकें इसके लिए प्रयत्न करना होगा। ध्यान दीजिए, एक बात मैं यहाँ पर थोड़ी कड़वी कहूँगा और वो ये कि मैंने ये पाया है और उन क्षेत्रों के लोगों का भी जिनसे मेरी मुलाकात हुई उनमें ज़्यादातर वे लोग हिंदी की दुनिया में, हिंदी के कार्य क्षेत्र में सक्रिय मिले जिन्होंने किताबी और हमारे विभागों से हिंदी में BA MA नहीं किया है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति में भी हिंदी में BA MA हटा दिया जाए तो हो सकता है ऐसे लोग वहाँ भी नौकरी में हमारे हिंदी से BA MA किए, हम सब खुद, मैं उसमें अपने को भी शामिल करता हूँ, हमारे सबको वो छांट करके वो इस स्थान के अधिकारी बन सकते हैं। ये आत्मनिरीक्षण का वक्त है। हमें विचार करना होगा कि कैसे हम इन क्षेत्रों में जाने लायक मानव संसाधन निर्मित कर सके। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें भी हिंदी सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार हिंदी के हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबार हिंदी के हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल हिंदी के हैं, और इन सब को कंटेंट कोई न कोई तो प्रोवाइड कर रहा है ना, और वो कंटेंट हिंदी में ही तो जा रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो हिंदी में इतनी बड़ी मात्रा में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? वहाँ पर
हिंदी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदी रोजगार के एक बड़े अवसर के रूप में वहाँ पर कार्य करने का मौका दे सकती है कि हम एडिटर, रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर, न्यूज़ एंकर, करेस्पॉन्डेंट, वीडियो जर्नलिस्ट आदि बन सकते हैं। आजकल एक विभाग बड़े बड़े कॉरपोरेट में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में ज़्यादातर जो लोग हैं वे भाषा के जुड़े हुए लोग हैं और उसमें भी बड़ी संख्या हिंदी वालों की है। इसलिए हमें जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें नज़र रखनी है और उसके अनुरूप अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। अगर हम तैयार नहीं कर रहे हैं तो ये हमसे बहुत बड़ी चूक हो रही है। आप आ जाइए सिनेमा की ओर। दुनिया के में सबसे ज़्यादा फिल्में हिंदी की बनती हैं। 200 से ज़्यादा फिल्में हिंदी की बनती हैं और वे हिंदी फिल्में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाती चली आ रही हैं। एक दौर था कि हमारे हिंदी के साहित्यकारों ने सिनेमा को नाहक ही बदनाम किया और वे सफल असफल होकर लौटे और उसके बाद हिंदी और सिनेमा में एक जो 36 का आंकड़ा बना वो आज तक बदस्तूर जारी है। अरे भाई, सिनेमा एक अपने आप में विधा है और उसका एक बड़ा आधार हिंदी भाषा है। इस बात को स्वीकार कीजिए और विधा के अनुरूप हिंदी लेखन कीजिए। आपको वहाँ उपन्यास, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, निबंध, संस्मरण लिखने के लिए नहीं बुलाया गया है। वहाँ पर फिल्म लिखने के लिए बुलाया गया है। फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कैप्टन ऑफ द शिप है और अगर कैप्टन जो चाहता है उसके अनुसार आप खेलेंगे तो कैप्टन की टीम जीतेगी। कैप्टन ने बड़ा निवेश किया है, बड़ी पूंजी उसने इकट्ठा की है और अगर आप कैप्टन के मन से नहीं चलेंगे तो आप कैप्टन के लिए निरुपयोगी हो जाएंगे। तो आपको कैप्टन की बात माननी है। तो वे लोग जो हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे उनमें बहुत सफल भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब असफलता की ही कहानियाँ हैं, बहुत से सफल लोगों की भी कहानियाँ हैं। राही मासूम रज़ा हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हुए, उर्दू के बहुत अच्छे शायर हुए, साथ ही साथ सिनेमा की दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान किया है। यहाँ तक कि महाभारत की पटकथा भी लिखने वाले राही मासूम रज़ा ही हुए। तो यह जो दुनिया है, यह जो सिनेमा की दुनिया है, यह जिसमें गीतकार, संवाद लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, पटकथा लेखक, इन सब की जो भूमिकाएं हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपने पाठ्यक्रम में सिनेमा और जो बहुत प्रामाणिक और जगत प्रसिद्ध स्तर के जो हमारे सिनेमा रहे हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रम का माध्यम नहीं बना सकते? उनकी पटकथाओं को हम लेकर उस पर चर्चा नहीं कर सकते? अगर ऐसा हम करें तो हमारा पाठ्यक्रम न सिर्फ रोचक होगा बल्कि हम अपने विद्यार्थियों को उस दिशा में प्रेरित भी कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, हमने जिस तरह से हिंदी के पाठ्यक्रम को साहित्य आधारित बना दिया है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदी साहित्य का अपना महत्व है, वह असंदिग्ध है, निर्विवाद है, लेकिन क्या हमारा उद्देश्य साहित्यकार बनाना है? क्या हम अपने बच्चों को साहित्यकार बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं? और कितने हैं जिन्होंने हिंदी में BA MA करके हिंदी के साहित्यकार के रूप में अपनी बड़ा स्थान अर्जित किया है? बहुत कम मिलेंगे। तो वह भी हो, लेकिन साथ ही साथ हमको ये विचार करना होगा कि हम अपने विद्यार्थियों को सिनेमा की और सिनेमा में अलग अलग जो हिंदी की भूमिकाएं हैं उसी तरह से रेडियो की ओर आ जाएं। आप देखें कि एक ज़माने में लोग कहने लगे थे कि रेडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि उसका जो नया अवतार FM के रूप में आया है, वो कोई भी कार जैसे ही स्विच लगाई जाती है, कार स्टार्ट होने के पहले FM स्टार्ट हो जाता है। और उसकी भाषा आपको पता है कि भले वह गुजरात में हो कि महाराष्ट्र में हो कि तमिलनाडु में हो कि कर्नाटक में हो, वह एक मिक्स मिली हुई भाषा है और उस मिली हुई भाषा में बड़ी भूमिका हिंदी की है।
अब टेलीविज़न की दुनिया में आइए। टेलीविज़न के सबसे ज़्यादा चैनल हिंदी के चैनल हैं। सबसे ज़्यादा जो विज्ञापन में रेवेन्यू कमाने वाले चैनल हैं वो हिंदी के चैनल हैं। सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से होड़ मची हुई है वह भी हिंदी के चैनलों में मची हुई है। टीआरपी को लेकर के क्या क्या गुल खिला रहे हैं उसमें भी हिंदी के चैनल कितनी महानता और कितने अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं वह भी हमसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन एक भाषा के विद्यार्थी के रूप में, हिंदी के एक समर्थक के रूप में मुझे लगता है कि टेलीविज़न की दुनिया में भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा अवसर इस रूप में है कि वो अनेक भूमिकाओं में इस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको प्रशिक्षित करें, हम उनको ट्रेंड करें, हम उनको इस लायक बनाएं कि वह जो हिंदी की दुनिया, जो खिली हुई दुनिया है सोशल मीडिया पर आ जाइए, आज OTT प्लेटफॉर्म्स को देखें। अब छोटी छोटी फिल्में भी लोग हिंदी में बना करके, ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े बैनर वाले के पास जा करके अपनी कहानी सुनानी है और बड़े बैनर वाले को आप अपनी कहानी से प्रभावित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटे छोटे वेब सीरीज़ बनाने वाले भी हैं जो बहुत कम बजट में वेब सीरीज़ बना रहे हैं और उसके लेखक के रूप में मेरे हिंदी विभाग से विद्यार्थी जाएं, ये मेरी दिली तमन्ना है और लोग जा भी रहे हैं। तो इस तरह से अनेक भूमिकाएं हैं जिन भूमिकाओं के निर्वहन में हिंदी के विद्यार्थी अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन नए रोजगार के क्षेत्रों से हिंदी के विद्यार्थियों को जोड़ना और जोड़ने के लिए पहल करना, और उससे भी बड़ा दायित्व हम शिक्षकों का है कि नई चीज़ों को, तकनीकी को और उससे संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं उनको जानने, समझने और प्रशिक्षित होने की जो हमें ज़रूरत है उससे कन्नी न काटा जाए, उससे दूर न भागा जाए, क्योंकि हम प्रशिक्षित होंगे तभी हम प्रशिक्षित कर सकेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कई बार यह अनुभव आता है कि सब तो छोड़िए, एक अच्छा सा आवेदन पत्र लिखने में हमारे विद्यार्थी कमज़ोर साबित होते हैं, तो उनसे हम फिल्म की स्क्रिप्ट और संवाद लिखने की अपेक्षा यूं ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम निरंतर उन्हें प्रेरित करेंगे, हम स्वयं प्रशिक्षित होंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे और जागरूक बनाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब इन क्षेत्रों में हिंदी का झंडा तो फहरा ही रहा है, लेकिन वह जो झंडा है वह जिसके हाथ में है उसने हिंदी से BA MA नहीं किया है। मैं वह दृश्य देखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से, कि यह जो इन क्षेत्रों में हिंदी का परचम लहरा रहा है उस परचम को हाथ में लिए हुए जो व्यक्ति दिखे वह प्रसून जोशी हो तो उसने भी हिंदी से MA किया हो, BA किया हो, वसुधीर कक्कड़ हो, या जो भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में या बाकी दुनिया में जो लोग नाम रोशन कर रहे हैं वे हिंदी के विद्यार्थी हों। इन्हीं कामना के साथ आज की बात मैं इस रूप में समाप्त कर रहा हूँ कि भाषा व्यवहारिकता और हार्दिकता दोनों से संचालित होती है। अगर भावुकता हावी हुई तब भी ठीक नहीं है और बहुत व्यवहारिकता में हम चले गए तो निश्चित ही हमारा सांस्कृतिक ह्रास होगा। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए भारतीय संस्कृति के ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जिसको हम कहते हैं ऋण स्वीकार करना, सबसे बड़ी बात होती है ऋण स्वीकार करना। हम कृतज्ञता की संस्कृति के लोग हैं और यह जो ऋण स्वीकार है वह हमारी संस्कृति में कहा गया कि हमको देव ऋण से मुक्त होना चाहिए। देव ऋण से मुक्त क्यों होना चाहिए? इसलिए मुक्त होना चाहिए कि धरती पर जो हमें जन्म मिला है इस धरती के पर्यावरण की रक्षा करें, धरती के सभी प्राणियों और उसका जो वैविध्य है उसकी रक्षा करें और इसको जीने लायक बनाए रखने में अपना योगदान करें, तभी हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसी तरह से ऋषि ऋण की कल्पना की गई और कहा गया कि जो ज्ञान परंपरा में हमको प्राप्त हुआ है, वेदों से शुरू करके
कल तक जो भी हमने ग्रहण किया है उसकी वृद्धि और उसका प्रसार करें, तब हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। इसी तरह से हम संतान को जन्म देकर इस मनुष्यता की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तब हम पितृ ऋण से मुक्त होंगे। उसी तरह से इस पितृसत्तात्मक भारतीय व्यवस्था में भी एक शब्द जो मातृभाषा के रूप में मातृशक्ति के लिए सुरक्षित रहा, अभी तक बचा हुआ है, उस मातृभाषा को बचाए रखकर हम मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, हमारी मातृभाषा जो है उसको भी हमें जिंदा रखना है, क्योंकि हम भारत देश के हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ 460 मातृभाषाएं हैं, तो यह जो मातृभाषा है उसको भी हमें जीवित रखना है, क्योंकि उसका भी उतना ही महत्व है। एक भाषा जो ज्ञान की होती है, और दुनिया की कोई भी भाषा में ज्ञान अगर है तो उसे ग्रहण करने में कोई काहिली, कोई आलस मत करो। और एक होती है मान की भाषा, और मान की भाषा के रूप में आपकी मातृभाषा ही है जो आपकी पहचान की भाषा भी है। और एक भाषा होती है स्वाभिमान की भाषा, इस देश के संप्रभु रूप के स्वाभिमान करने की जो भाषा है वो और कोई नहीं, हिंदी भाषा है। तो इस स्वाभिमान की भाषा को भी हमें महत्व देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः तोलानी कॉलेज के प्राचार्य महोदय सुशील धर्माणी जी और विभागाध्यक्षा महोदय रेणु हिंगोरानी जी और जो महाविद्यालय के अन्य प्रोफेसर्स और अधिकारीगण हैं, और जो मुझे YouTube पे सुन रहे मेरे सभी विद्यार्थी साथी और अन्य भारतीय गुजरात हिंदी प्राध्यापक संगम के मित्रगण हैं, सभी को मैं नमन करता हूं कि आप सबने लगभग 1 घंटे मुझे सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।